सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज आगे का गद्यांश पढ़ते हैं मेरे संग की औरतें पाठ का, जिसके लेखक मृदुला गर्ग जी हैं। बेटा, हम इससे पिछली वीडियो में पढ़ चुके थे। दो प्रसंग आपको मैंने समझाए थे। एक देश की आज़ादी के बारे में उन्होंने बताया था कि उन्होंने मृदुला गर्ग जी ने, कि देश जो आज़ादी का जश्न मना रहा था, मैं उसमें जाकर के शामिल नहीं हो पाई जो इंडिया गेट पे जश्न मनाया जा रहा था। और एक अपने परिवार के जो भाई बहनों का उन्होंने फिर परिचय करवाया था, कौन लेखन कार्य से जुड़ा था और कौन नहीं जुड़ा था। ठीक है बेटा, आज उससे आगे पढ़ते हैं। बेटा ध्यान दें, पेज नंबर 22। हम 4 लिखते हैं और तमाम खानदान हमें पढ़ता है। मानी कुल 6 भाई बहन हैं मृदुला गर्ग जी। उन 6 में से 4 लेखन कार्य से जुड़े हुए हैं, लिखते हैं, और कह रही है तमाम खानदान में पढ़ता है। इतना ज़्यादा लेखन कार्य करते हैं कि उनके खानदान के लोग भी उन्हें पढ़ते हैं। मेरी ससुराल में मुझे कोई नहीं पढ़ता। इस तथ्य को हजम करने में मुझे काफ़ी वक्त लगा। पारिवारिक कुछ जो समस्याएं भी हैं वो भी उन्होंने बताई हैं कि ससुराल के लोग उनके द्वारा लिखी कहानियाँ नहीं पढ़ते हैं। उसको स्वीकार करने में मुझे तो थोड़ा समय लगा। फिर उसके फायदे भी नजर आने लगे, कुछ उसके फायदे भी नजर आने लगे। कम से कम घर के भीतर तो मुझे हिंदी आलोचना बुद्धि से 2-4 नहीं होना पड़ता। मानी मुझे अपने घर का जो परिवेश है, वातावरण है पढ़ाई का, उससे मुझे आलोचना सुनने को नहीं मिली, ऐसा मृदुला गर्ग जी कह रही हैं। खैर, मैं अपनी नहीं उन अदेवियों की बात करना चाहती हूँ जो परदादी की मन्नत के नतीजतन धरती पर आई और लेखक नहीं बनी। उन 2 के बारे में कह रही हैं जिन्होंने लेखन कार्य नहीं किया। 2 बहनें हैं जिन्होंने लेखन कार्य नहीं किया। उनको अदेवियां माने को देवियां नहीं हैं जिन्होंने लेखन कार्य नहीं किया। जो बनी उन्हें सांस लेने की जरूरत कुछ ज़्यादा हो, समझ में आता है। जैसा मेरे पिताजी ने एक बार मंजुल से कहा था, कोई दम नहीं घुटता, सांस लेने की जरूरत ही ज़्यादा है। पर यहाँ तो हम शेर तो गैर लेखिका मैंने सवा शेर। गैर लेखिका मानी जो लेखक नहीं बन सकी, लेखिका नहीं बन सकी, उनके लिए क्या बोला गया है? गैर लेखिका बनी। वो हमसे भी ज़्यादा होशियार हैं। चौथे नंबर वाली रेणु का आलम यह था, गर्मी की दोपहरी में स्कूल से वापसी पर जब गाड़ी उससे छोटी बहन अचला को बस अड्डे से लेने जाती तो रेणु उसमें बैठने से इनकार कर देती। प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान दें, मैंने आपको कई बार बताया, यह कहानी एक आत्मकथा के रूप में, अतीत की यादों के रूप में लिखी गई है। तो इसमें लेखिका मृदुला गर्ग ने परिवार की उन सभी घटनाओं के बारे में लिखा है जिनसे वो प्रभावित हुई, उन्हें कुछ शिक्षा मिली। यहाँ पर छोटा सा प्रसंग 19 पैराग्राफ में बताया है अपनी बहन के बारे में। ध्यान दें, उसका कहना था कि यूं थोड़ा सा रास्ता गाड़ी में बैठकर तय करना सामंतशाही का प्रतीक था। मानी उस रेणु बहन को लेने जब स्कूल की बस गई, वो बस में नहीं बैठी। बोला ये सामंतशाही का प्रतीक, बनी ये राजाओं वाले ठाट बाट हमें पसंद नहीं है। पर साथ ही पिताजी के अतिरिक्त लाड का भी, मानी प्यार का भी, और रसोइये को खाना खिलाकर जल्दी फारिग बोलते निवृत्त करने की लाचारी का भी। माँ तो सब चीज़ों से उदासीन रहती थी, पर पिता काफ़ी कुड़ते बुनते जब देखते कि अचला गाड़ी में बैठी चली आ रही है और रेणु पीछे पीछे पसीने में तरबतर खरामा खराम बोलते हैं धीरे धीरे घर आ रही है। कुड़ते बुड़ते में मन से ही परेशान होना। एक बहन गाड़ी में बैठ के आ रही है और दूसरी पैदल आ रही है, तो पिताजी थोड़ा परेशान होने, कुड़ते बुनते बनी थोड़ा सा कुछ सुना रहे हैं, बोल रहे हैं, परेशान हैं। ऐसा प्रसंग लेखिका के द्वारा बताया जा रहा है, ध्यान से आप समझें। बचपन में एक बार चुनौती दिए जाने पर उसने जनरल थिमैया को पत्र लिखकर उनका चित्र मंगवा लिया था, जो एक मोटरसाइकिल सवार जवान आकर उसके हाथ में दे गया था। पड़ोस में उसका रुतबा काफी बढ़ गया था। इस प्रकार का व्यक्तित्व किसका? रेणु का। उसने जनरल थमैया को पत्र लिख करके उसका चित्र मंगा लिया।
गाड़ी में बैठने के साथ उसे इम्तिहान देने से भी परहेज था। इम्तिहान माने परीक्षा। स्कूल तो जैसे तैसे पास कर लिया, पर जब बीए का इम्तिहान मानी परीक्षा देने की बारी आई तो वह अड़ गई, मैं रुक गई। पहले मुझे समझाओ कि बीए करना क्यों जरूरी है। बीए माने बेटा बैचलर ऑफ आर्ट। तब मैं इम्तिहान दूंगी अगर मुझे यकीन आ गया कि हाँ कोई फायदा है, वरना नहीं। हमने तरह तरह के तर्क दिए। माँ ने कहा पिताजी से पूछो, पिताजी ने कहा नौकरी कर पाओगे, शादी कर पाओगे, लोग इज्जत से देखेंगे, वगैरह वगैरह इत्यादि एक्सेट्रा। कोई तर्क विश्वसनीय नहीं लगा, विश्वास करने योग्य उसे नहीं लगा, न रेणु को न खुद उन्हें। आखिर उन्होंने उसी कुतर्क बोलते हैं अनुचित तर्क। कुतर्क माने अनुचित तर्क। अभी आपको मैंने कुछ समय पहले व्याकरण में समझाया था कुतर्क। तो क्या उपसर्ग होना चाहिए कुतर्क में? कु उपसर्ग है। ठीक है बेटा, कु क्या है? उपसर्ग है। उसी कुतर्क का सहारा लिया जो युगों से माँ बाप के काम आता रहा है। कहा बीए करो क्योंकि मैं कह रहा हूं करो। रेणु ने बीए कर तो लिया पर सिर्फ पिता की खुशी के लिए, यानी पास होने लायक नंबर लाकर। सच बोलने में वह माँ से भी 2 कदम आगे है। मतलब उसकी अच्छाई क्या है? जैसे माँ सच बोलती थी। पिछला आपने पढ़ा होगा इस पाठ के मिड में कि माँ एक तो सच्चाई बोलती थी और एक अपनी बात को किसी और के पास, मानी एक व्यक्ति की बात को, गोपनीय बात को दूसरे तक नहीं पहुंचती। ये गुण उसमें भी है। किसमें? रेणु में। लिखा है सच बोलने में वह माँ से भी 2 कदम आगे है। गनीमत यह है कि आधा समय उसके सच सुनकर लोग सोचते हैं वह मजाक कर रही होगी, इसलिए बिना मेहनत वो लोगों को हंसाए रख लेती है। आज भी उसे कोई इत्र भेंट करता है तो वो कहती है नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूँ। इस प्रकार का मजाकिया अंदाज है उस जो रेणु बहन के बारे में मृदुला गर्ग बता रही हैं। इस प्रकार के स्टेटमेंट वो देती है कि नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए इत्र, मैं डेली स्नान करती हूँ। तो ऐसा उसका स्वभाव है। किसका? रेणु का। कौन बता रहा है बेटा हमें? मृदुला गर्ग जी। तीसरे नंबर पर चित्रा है। मैं कर परिवार का ही सविस्तार परिचय मृदुला गर्ग जी में बता रही हैं। वह कॉलेज पढ़ने तो जाती थी पर खुद पढ़ने से ज़्यादा दिलचस्पी औरों को पढ़ाने में रखती थी। दिलचस्पी में इंटरेस्ट, उसका जो इंटरेस्ट था किस में था? औरों को पढ़ाने में ज़्यादा था। इसलिए इम्तिहान में उसके अंक कम और उसके शागिर्दों, क्या बोलते बेटा, शिष्यों के लिए, स्टूडेंट के लिए ज़्यादा आते थे। अब आपको देख रहा हूँ, मैंने कहा ना कुछ शिक्षा मिलेगी। उसके खुद के नंबर कम आते थे, जिनको पढ़ाती थी समझाती थी उनके ज़्यादा आते थे। पर अपने यहाँ सब चलता था। उसकी शादी का वक्त आया तो उसने एक नज़र में लड़का पसंद करके ऐलान कर दिया शादी करेगी तो उसी से। मुश्किल यह थी हमारे माँ बाप ही नहीं, खुद लड़का भी उसके निर्णय से वाकिफ नहीं था, मानी परिचित नहीं था। पर उसका कहना था वो जो सोच लेती है करके रखती रहती है। तो उसकी शादी उसी लड़के से हुई। कोई मुश्किल पेश नहीं आई। क्यों आती? क्यों? उसने कहा मैंने पहली मुलाकात में ही उसे बतला दिया था मैं जो सोच लेती हूँ होकर रहता है। तो उसने बात आगे खींची नहीं, पहली मुलाकात में ही हथियार डाल दिए। इस प्रकार का प्रसंग भी लेखा में बता रही हैं जो उसकी बहन ने शादी का निर्णय लिया होगा। हमें सबसे छोटी बहन अचला काफी दिनों तक कुछ कम खिसकी मालूम पड़ती रही। पिता का कह मानकर पहले अर्थशास्त्र किया, मानी इकोनॉमिक्स में एमए किया, बीए किया, मानी इकोनॉमिक्स विषय के साथ बीए एमए किया। फिर पत्रकारिता में दाखिला लिया। दाखिला बोलते प्रवेश, एडमिशन। ढंग से पढ़ाई की, पास हुई, फिर पिता की पसंद से शादी भी कर ली। पर उसके आगे लीक पर नहीं चल पाई, मानी परंपरा पर नहीं चल पाई। मानी जैसे हमने क्या लेखन कर वैसे उसने नहीं किया। घर बार में मन ज्यादा रुचा नहीं और मंजिल और मेरी तरह उम्र के 30 वर्ष पार करते ही लिखने का रोग लगा लिया। बाद में लेखन कार्य से जुड़ गई। ठीक है बेटा। कौन बता रही है? मृदुला गर्ग जी हमें बता रही हैं।
एक बात हम में एक सी रही, घरबार तो परंपरागत तरीके से हमने भले ही न चलाया हो, उसे तोड़ा भी नहीं। शादी एक बार की और उसे कायम रखा, माने बरकरार रखा, चाहे तलाक के कगार पर खड़ी चली हो, पर कगार तोड़ डूबी नहीं। माने ऐसा माहौल भी आया होगा कि कहीं शादी का बंधन टूट न जाए, पर उसको संभाल लिया हमने। मृदुला गर्ग जी बता रहे अपने परिवार के बारे में, खुद के बारे में। शायद इसलिए कि जैसा मैंने अपने पहले उपन्यास में लिख डाला था, हम सभी विश्वास करती रही होंगी कि मर्द बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। प्रयोजन मैंने बेटा उद्देश्य। घर के भीतर रहते हुए भी अपनी मर्जी से जी लो तो काफ़ी है। मानी हमने डिसीजन लिया, अपने घर के अंदर आप वैचारिक मतभेद मत जियो। वैचारिक मतभेद उभरेंगे तो जीवन शैली भी प्रभावित होगी। इसलिए हम अपने मर्जी से ही अपना जीवन जीते थे, लेकिन हम में अपनापन था आपस में, भाई बहनों में या वैवाहिक जीवन में। ऐसा मृदुला गर्ग जी हमें बता रही हैं। तो बेटा ऐसा आपको पढ़ना है। एक बार फिर कह रहा हूँ, जो आपको वर्ड मीनिंग भेजते हैं वो आप अच्छी तरह याद कर लें, कॉपी में लिखें, और कोई भी समस्या हो आप हमें प्रश्न अवश्य पूछें। इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।